हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहन मंगावा है और यूपीएससी सीएससी 2023 में मेरी 551 रैंक रही है। और आज धर्मेंद्र सर के इस चैनल पे मैं जो बिगिनर स्टडी प्लान है और कैसी स्ट्रैटेजी रहती है उस पर बात करने वाला हूँ। देखो यार, स्टडी जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो हमेशा 1 या 1.5 या 2 साल से ही स्टार्ट होती है कि हम उससे पहले यानी एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे 1.5 2 साल पहले अगर स्टार्ट कर देते हैं तो एक आइडियल सिचुएशन होती है कि हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी लगभग जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और प्लान करेंगे यूपीएससी सीएससी 26 या 27 जो भी हम करने देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगी। और जो 25 में देने वाले हैं वो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, बट टाइम थोड़ा कम है, उनके पास कंस्ट्रेंट रहेगा। बट जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैंने भी लगभग मेरी स्ट्रैटेजी और जो प्लान की थी जो स्टडीज़ यूपीएससी में, तो लगभग 1 साल पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रीलिम्स हो जाता है अगर मेंस प्रिपेयर नहीं है पहले तो आपके वो 2.5 3 महीने में कुछ नहीं होता। आप तैयारी करते हो, आप एफर्ट मारते हो, लेकिन लास्ट में ये होता है कि आपको कुछ हाथ नहीं आता। आप ऐसे कर रहे हो, आपका जीएस छूट रहा है, आप जीएस कर रहे हो, आपका ऑप्शनल छूट रहा है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द मेंस ऑल्सो एंड फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। ओके, सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी कि कैसे किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे क्या हम आगे कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो हमेशा इंटीग्रेटेड वे में होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड वे का मतलब है कि आपको प्री और मेंस लगभग साथ लेके चलना है। देखो यार, स्टडी करनी है तो जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है या उससे पहले असहयोग आंदोलन है, वही चीज़ें मेंस में पूछ रहा है और वही चीज़ें हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती हैं। तो इंटीग्रेटेड वे में होनी चाहिए कि हमने प्रीलिम्स का पढ़ लिया है तो लगभग मेंस का भी इसके साथ रेडी हो ही जाता है। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या अलग से कुछ होता है और मेंस के लिए क्या क्या अलग से होता है। तो पहली बात तो यही आती है कि हमें इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करनी है। इंटीग्रेटेड वे में अगर पढ़ाई करते हो आप तो उसका फ़ायदा यही होता है कि आपका कोई पार्ट छूटता नहीं है कि मैंने केवल प्रीलिम्स की है या मैंने केवल मेंस की है। इसमें क्या होता है, दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटेड वे में एक और आता है आपका इंटरव्यू। तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए अपन इस समय क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें, बाकी चीज़ें मेंस के बाद ही होती है, रिजल्ट आने के बाद ही होती है। यार कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो यार, हमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट में जनरली ये देखा जाता है कि थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे रहते हैं कि खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये वाला डाउट हमेशा सेल्फ डाउट रहता है। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगता है ना, थोड़ा डरे डरे से लगते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे कि इसके लिए अपन इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वे में वही है, प्री और मेंस जैसे लिखा भी है, प्री और मेंस इनकी दोनों को साथ लेके चलना है। अब अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि साथ लेके कैसे चलना है और मैंने कैसे किया था। आई विल ओनली शेयर कि जो मैंने किया था उस तरीके से आप भी करो। लगभग मेरी स्ट्रेटजी 100% अभी तक काम आई है यूपीएससी में, तो शायद आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो सकती है। आप उसके अकॉर्डिंग कुछ मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि बताने वाले हज़ार हैं, हज़ार टॉपर्स हैं, कई पुराने भी है, अब बन भी रहे, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सबकी स्ट्रैटेजी सही है। बट जो क्रिस्प और एकदम टारगेटेड हो उसको आप फॉलो करना, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें से भी ले सकते हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये है रोड मैप या टाइमलाइन फॉर 16 मंथ्स। मैंने पहले बताया आपको कि हम 2026 के लिए प्लान करें, 25 के लिए लगभग अभी प्रीलिम्स 2.5 महीने बाद प्रीलिम्स का स्टार्ट करने का टाइम आ ही जाएगा। तो मेनली हमारा फोकस जो 26 27 जो प्लान करें, 28 जो भी जब भी है, यानी कॉलेज स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने क्या किया था वह मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बात स्टार्ट होती है, देखो नवंबर 2024 आज है, आज 20 नवंबर 24 जो है स्टार्ट है या लगभग ख़त्म होने वाला है। तो इससे आगे जैसे दिसंबर बचता है, फिर पूरा साल 25 का पूरा साल रहेगा अपने पास, तो लगभग 12 13 या 14 मंथ्स के आसपास अपने पास अभी रिमेनिंग है 2025 को ख़त्म होने में। तो इन 15 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। जैसे आज
आप में से कोई है जो स्टार्ट करना चाहता है, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुका है, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो देखो मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। कोचिंग की थी बट मेरे को कोचिंग पसंद आई नहीं, तो मैंने वो छोड़ दी 2.5 महीने के बाद में। तो फिर मैंने क्या किया, मैं लेके आया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दो ही चीज़ों की लेके आया था मैं। एक लेके आया था मैं ज्योग्राफी की, एक लेके आया मैं हिस्ट्री की। ठीक है, दो ही चीज़ों की मैं एनसीईआरटी लेके आया, मैंने उनको पढ़ा। हिस्ट्री की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ी मैंने। दोनों जब पढ़ ली अच्छे से का मतलब है कि एक बार रीडिंग कर लिया आपको तो लगभग चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। मेरे को इतनी चीज़ें रिवाइज नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट भी था और उससे पहले मेरी थोड़ी पढ़ाई छूट भी चुकी थी, तो वापस स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ये किया। अगर मैं ये यहाँ एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने बीए किया है और बीए अगर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी ये रहा है, तो आप इन इन दोनों को स्किप कर सकते हो, क्योंकि भाई यही चीज़ें उस बड़ी बुक्स में भी लिखी है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखी है। एनसीईआरटी उनके लिए होती है जिनका एकदम बैकग्राउंड इनसे छूट चुका है, 10th क्लास में छूट गया था, अभी तक पढ़े नहीं, तो एक बार देख लो, गो थ्रू हो लो। सारा काम फिर स्टैंडर्ड बुक से ही होता है। ठीक है, अब अपन ने एनसीईआरटी स्टार्ट की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से। अब देखो एनसीईआरटी 6 to 12 बोलते हैं, भाई सही है, 6 to 12 आप कर सकते हो। अब जो प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास ज्योग्राफी में कोई अदर स्टैंडर्ड बुक है ही नहीं हिंदी मीडियम के लिए। जैसे इंग्लिश मीडियम में जीसी लियोंग टाइप की बुक होती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, तो हमें टोटली रिलाई इस पे कर लेना है। अपनी कौन सी है, ज्योग्राफी वाली बुक जो 6 to 12 है। लगभग काम हो जाता है अपना प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ठीक है, जो फिनोमेना आते हैं, चक्रवात और क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक एंड अदर्स, सारे इसमें लगभग कवर अप हो जाते हैं। और उनके बेसिस पे अपन पीवाईक्यू करेंगे तो अपना काम बन जाता है। अब जब हिस्ट्री टाइप के पढ़ लो तो अदर सब्जेक्ट भी आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा अपन को चलना है, एक तो नॉर्मल जो होते हैं ना बेसिक, फिर इसके बाद होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बुक होती है बेसिक, तो मैंने बताया बेसिक तो एनसीईआरटी है, लेकिन यहाँ सबको बेसिक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बेसिक यानी आधार अगर अच्छा है, बीए किया हुआ है, तो आपको ये बेसिक छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम सेव हो जाता है। आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। देखो मैं कोचिंग के तो खिलाफ ही रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि भाई कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। आपको करनी है कोचिंग, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप कर सकते हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है, कर सकते हो। बट मैंने इतना बेनिफिशियल पाया नहीं है कोचिंग्स को। ठीक है, आपको करना है ऑनलाइन कर लो, किसी छोटा मोटा कोर्स लेके स्पीड से कोर्स खत्म कर लो। आजकल बहुत लोग हैं, बहुत है मार्केट में, किसी से भी कर लो। ठीक है, तो बेसिक के बाद आता है स्टैंडर्ड। कुछ लोग अगर कोचिंग करने वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ भाई कि अपने नोट्स पढ़ लेना आप लोग, यही होता है, सब यही करते हैं। तो नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना। मैं सोर्सेज भी बता दूंगा आगे चल के कि क्या स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ना है। बट बेसिक में एनसीईआरटी अगर कोचिंग नहीं करना चाहता, तो अगर कोचिंग करना चाहता है तो नोट्स प्लस स्टैंडर्ड बुक हो जाता है। ठीक है, तो अपना इंटीग्रेटेड वे में यही चलता है कि हम 16 मंथ तक ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। पहले दिसंबर तक, जब दिसंबर तक लगभग कोर्स हो जाता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपना टारगेट तो मई 2026 है ना, तो इसके जो 15-16 मंथ्स है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि लगभग 10 महीने हम जीएस को दें। मेरे हिसाब से 10 महीने हम जीएस को दे सकते हैं, क्योंकि जीएस में प्रीलिम्स भी आता है, मेंस भी आता है और थोड़ा बड़ा रहता है। अब मेंस में भी देखो यार, हर जीएस 1 में जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, जीएस 2 में 4 हैं, जीएस 3 में वापस 5 हो जाते हैं और एथिक्स पूरा हो जाता है। इसके अलावा एसए होता है। तो हम जीएस को जो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। उसके बाद अपना आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल पे मैं बात करूंगा कि ऑप्शनल को किस तरीके से चूज करना है हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। बहुत थोड़ा आजकल डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें और कौन से ऑप्शन में मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अपने को ये वाली स्ट्रेटजी अपन अपना सकते हैं 10+16 या 10+5 या 6 जो भी है, जितने महीने बचते हैं, 15-16 महीने जो भी है, इस तरीके से अपना के कर सकते हैं। इन 10 महीनों में क्या कर सकते हैं, इन 10 महीनों में अपन जीएस वाला करेंगे। अब जीएस को कैसे करना मैं आगे बताऊंगा, बट रोड मैप जो है वो इसी तरीके से रहेगा। जो दिसंबर के बाद जो जनवरी से लेके मई आएगा 2026, क्योंकि प्रीलिम्स मई में ही लगेगा, तो ये बीच वाला टाइम है वो प्रीलिम्स के लिए रेडी होने के लिए हो जाता है।
आप कोई जनवरी में शुरू करता है, कोई फरवरी में शुरू करता है, तो इसी तरीके से करता है। बट यही है कि मोटा मोटा आप लेके चलोगे आइडिया। और आगे जो तैयारी करना चाहता है कि प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद मेंस तो यार अकेले पूरा करना है, क्योंकि मेंस अपन ने पहले से प्रिपेयर कर रखा है। तो 3 महीने जो बीच में मिलते हैं ना, अगस्त सितंबर जब भी एग्जाम होता है, तो इसमें जोर नहीं आता, आप ओनली आंसर राइटिंग करते हो, उसमें जोर नहीं आता, केवल आंसर राइटिंग करते हो, आंसर प्रैक्टिस करते हो। उससे एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है कि यार मेरे नोट्स पहले से प्रिपेयर थे, मैंने वो 10 महीने में नोट्स बना लिए थे, और अब मैं केवल आंसर राइटिंग करूंगा, रिवाइज करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, रिवाइज। कुछ करंट अफेयर्स तो मैं कर लिए, हो गया। करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा कि कहाँ से करने हैं, मिनिमम पढ़ने हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रोड मैप जो अपन को करना है। अब रिसोर्सेज पे आ जाते हैं कि क्या क्या हम रिसोर्स यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये आ जाता है नोट मेकिंग। ये नोट से पहले मैं रिसोर्सेज की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यार बुक पढ़ने के बाद ही नोट्स की बात आती है कि कैसे बनाएं। तो बुक मैंने एक पहले पहले वाली वीडियो में बताई है, बट मेंस के रिगार्डिंग थोड़ा अभी तक बताया नहीं कि मेंस के मैं क्या कौन सी बुक्स यूज़ करें, क्योंकि मेंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही बुक को चयन करके सही नोट्स, सही तरीके से हम नोट्स बना लें, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए शायद मैंने पहले बात कर ली आप लोगों से, तो प्रीलिम्स को मुझे नहीं लगता कि इतना बताने की जरूरत है। बट प्रीलिम्स क्योंकि लोग 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के लिए चाहिए, बट मैं नहीं दूंगा ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स के लिए सीधी सी स्ट्रैटेजी है भाई, देख लो। हिस्ट्री से शुरू करें। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, वो है उड़ान सीरीज, एंशियंट के लिए, मिडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए, ठीक है। बस यही है। 60 पेजेस, 70 पेजेस की आती है। कोई स्पेक्ट्रम मोटी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम को छोटा करके इन्होंने बना रखा है। जो स्पेक्ट्रम में आप नोट्स लगाते हो ना कि ऐसे करके ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने पहले लगा के आपको बुक्स में बना के दे दिया है। तो क्यों हम अपनी इतनी मेहनत करके पढ़ें कि विपिन चंद्रा पढ़ें। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। मैं भी लेके आया था स्पेक्ट्रम, बट मुझे स्पेक्ट्रम से ज़्यादा बेनिफिशियल ये बुक लगी कि इसमें सारे नोट बना के दे रखे हैं, अपन को बस सिर्फ रिवाइज करना है। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रीलिम्स में नोट्स नहीं बनते हैं इतने, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कभी नोट्स बनाना मत, क्योंकि प्रीलिम्स का कोई ओर छोर है ही नहीं। आप कितने नोट्स बना लोगे। मेंस में नोट्स बनते हैं, मेंस में नोट्स बिना काम नहीं चलता, और प्रीलिम्स में नोट्स से काम नहीं चलता, ठीक है। तो इन बुक्स को पढ़ो, रिवाइज करो बार बार। हिस्ट्री के लिए हो गई, ज्योग्राफी के लिए मैंने बताई दी है। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। फिर पीवाईक्यू वाली बात आई जाती है अपने पास। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। कल मैंने वापस बताया था कि मुरनाल सर इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहता है कि भाई मुरनाल सर तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। देखो, एक तो इकोनॉमिक्स इंग्लिश वाले जो वर्ड हैं वो सरल रहते हैं, CRR SLR की हम बात करते हैं, फॉरेक्स, वो वर्ड ईजी रहते हैं। और आजकल मुरनाल सर ने हिंदी में भी कर दिया है उस किताब को, जो अपने नोट्स हैं उनके PCB 11 आ गए होंगे अब, तो उनको हिंदी में भी कर दिया, तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं उसमें। मैंने भी ऐसे ही किया है। इसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए ध्यान है क्या है, इसमें दृष्टि की क्विक बुक आ जाती है, ठीक है। दृष्टि की एक ग्रीन कलर की बुक आती है एनवायरमेंट के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है। आपका पूरा बेसिक जो है स्टैटिक है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यारो एनवायरमेंट हो गई, फिर एक होती है, क्या बच गया, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और एक करंट अफेयर्स अगर देखना चाहो आप, तो अभी करंट अफेयर्स के लिए मैं सिर्फ यूज़ करता था नो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी नहीं, मैंने मंथली मैगजीन भी नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ पढ़ता था PT 365, जो PT वाली है, विजन की आती है। यार ये पढ़ो, ये पढ़ो, आप रोज़ पढ़ रहे हो, वही वही बातें विजन वाला जो बनाता है वो भी यही पढ़ता है। तो ऐसे मान लो ना कि आपने किसी को रखा हुआ है ये बनाने के लिए कि लास्ट में आपको नोट्स बना के दे देगा पूरे साल के। तो ये काम PT 365 करता है कि पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है ना वो PT 365 में आ जाता है। तो मैं तो यही करता था, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई अपना मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी, लास्ट में ये पढ़ लो, काम निकल जाता है। अब बच्चे बोलते हैं कि हमें समकालीन मुद्दों की जानकारी कैसे होगी। थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होता है समकालीनता में क्या चल रहा है, नहीं होगा कोई बात नहीं, लास्ट में पढ़ लेंगे, वो मुद्दा लास्ट में पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए देखो, सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत, जिसको अच्छी लगती है भाई पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, सभी बन रहे हैं, उसको ही पढ़ के बन रहे हैं। बट मैंने जब लाया वो बुक लाया तो हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन थोड़ी मुझे प्रॉब्लम दिखी उसमें, तो मेरे से नहीं पढ़ी गई।
मेरे 700 रुपये थोड़े बर्बाद ही गए। तो मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी भाइयों, दृष्टि की क्विक बुक वापस, ठीक है, एक 250 326 पेज के आसपास है, उसमें 250 पेज ही पढ़ने हैं, क्योंकि और में तो गवर्नांस है, गवर्नांस मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है, अलग जगह से, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये लगभग है, कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट माई रिसोर्सेज रिगार्डिंग प्रीलिम्स, ये मेरा रिसोर्सेज था, मैं इसी को बार बार रिवाइज करता था। देखो नोट्स मैंने इसमें किसी के भी नहीं बनाए, क्योंकि प्रीलिम्स के मैंने पहले बोला कोई नोट्स नहीं होते, प्रीलिम्स में कोई और चोर है ही नहीं। ये जब कर लो आप अच्छे से कर लो, तो मैंने एक बार पहले बताया PYQ करना, किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं फंसना है कि कोचिंग वाले टेस्ट लेते हैं, कोचिंग वाले टेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर वाले फेल हो जाते हैं। मेरा फ्रेंड है, अब भी याद है, 124 बताए थे अभ्यास में, प्रीलिम्स नहीं हुआ उसका, 124 अभ्यास में अच्छे, इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं केवल PYQ करके गया था, कोई अभ्यास नहीं दिया, प्रीलिम्स का तो नहीं दिया, मेंस का दिया था, अच्छे मार्क्स आ गए, पास हो गया, ठीक है। तो PYQ करने मैंने एक बार पहले बताया था कि PYQ मैंने 79 से लेके जब तक एग्जाम था तब तक किए, 2023 2022 तक के। तो इतने आपको PYQ, अगर आपकी जितनी श्रद्धा है, देखो 12 साल तक के PYQ आते हैं, 95 तक के PYQ पढ़े, 79 तक के PYQ पढ़े। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने कर पाते हो, जितने करोगे, क्योंकि आपके पास यार 10 महीने है, 10 महीने में खूब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, PYQ कर सकते हो। तो दो ही चीज़ें हैं, स्टैटिक प्लस PYQ, लास्ट में करंट अफेयर्स देख लेना, इतनी पढ़ाई होती है। वन ऑफ द, मैं तो मानता हूँ अभी तक की मेरी 100% इसमें एक्यूरेसी रही है स्ट्रेटेजी में, और इसने मेरे को काफ़ी बेनिफिट किया भी है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का हो गया सारा मेरी तरफ से। तो जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए देखो यार, 2026 को टारगेट कर लो, चाहे 2025 को टारगेट कर लो, चाहे 2027 को टारगेट कर लो, पढ़ना तो यही है। आप इनको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ लो, 2025 वाला इन्हीं को तेज स्पीड से पढ़ेगा, 2027 वाला क्या पता और भी धीरे पढ़ ले, ठीक है। तो बात वही है, पढ़ना इन्हीं को है। मैंने पहले वाली वीडियो 25 वालों को भी यही बताया, 26 वालों को यही बता रहा हूँ कि पढ़ना वही चीज़ है, कभी हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, कभी पॉलिटी चेंज नहीं होगी, चेंज सिर्फ करंट अफेयर्स में आता है, वो लास्ट में PT 365 से कर लो, हो गया अपना काम, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। अब आता है मेंस का, कि मेंस कैसे होता है। मेंस में बड़ी दिक्कत आती है कि GS 1 2 3 4 कहाँ से करें, क्योंकि हर में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। GS 1 में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी क्या आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, आ जाता है ज्योग्राफी के बाद आ जाता है अपना सोसाइटी, ठीक है। तो यार लगभग देखो 5 सब्जेक्ट हो गए अपने, इसमें पेपर फर्स्ट में ही हो गए। फिर पेपर सेकंड में हम देखेंगे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, 4 सब्जेक्ट इसमें हो गए। इसके बाद GS 3 को देख लो, इधर देख लो, तो GS 3 को इकोनॉमिक्स, इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के बाद आ जाता है अपना एनवायरनमेंट, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके बाद आता है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, IS के नाम से याद कर लो। और GS 4 तो पूरा एथिक्स है ही, और एक अलग से भाग निकालना चाहो तो निकल जाता है एसे का भी, ठीक है। तो इतने पार्ट हो गए मेंस के, कि अपना GS भी हो गया, एसे भी हो गया, ऑप्शनल तो मैं अलग से बताऊंगा ही, ठीक है। तो ये GS हो गया, ये वही बात चल रही है जब 10 महीने में करना है। तो मैंने जो रिसोर्स अपनाए वो सिर्फ एक जगह का अपनाए। पहले मैंने जब सर्च आउट कर रहा था तो मैं भी आप लोगों की तरह कन्फ्यूजन में था कि मैं कहाँ से करूँ, इतने हिस्ट्री के लिए कहाँ से लाऊँ, फिर पॉलिटी के लिए कहाँ से लाऊँ, फिर IR के लिए कहाँ से चुराऊँ। सबका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मुझे मिला शून्य IAS की बुक्स में। शून्य IAS की बुक्स हैं, 4 आती हैं भाइयों, 4 हैं, शून्य IAS के नाम से आती हैं। एक है इंग्लिश मीडियम, मैंने तो इंग्लिश मीडियम वाली से हिंदी में ट्रांसलेट कर करके किया है, बट आई थिंक अब उन्होंने हिंदी में भी करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। देखो इसमें GS 1 के लिए एक बुक, GS 2 के लिए एक बुक,
GS3 के लिए एक बुक और GS4 के लिए एक बुक, 4 बुक्स में काम हो गया, पूरा मेंस ही खत्म हो गया। तो क्यों ना हम, देखो प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि हम ज़्यादा बुक्स को पढ़ के नोट्स बना के ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ये अच्छा है। वही काम सुनने वालों की टीम ने, जो काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट है, उन्होंने हमारे लिए काम वो कर दिया। तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए नोट्स बना के दे दिए एक बुक में उन्होंने कि ये GS1 है, इसको पढ़ लो, इसमें से हो जाएगा काम। मेरा तो हुआ है, काफ़ी अच्छे नोट्स बने और उसमें से मेरे मार्क्स भी आ गए GS में। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बताया, मेरे पास नहीं है इतनी सारी किताबें कि मैं सबको एक एक बताऊं कि आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। शायद प्रीलिम्स में रह गया आर्ट एंड कल्चर, जो मैं बताना भूल गया। प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर के लिए यार जो ये वाली बुक है उड़ान पढ़ लो या नितिन सिंघानिया पढ़ लो, किसी में से पकड़ लो। आना क्वेश्चन वहाँ अजीब सा ही क्वेश्चन आता है, बस बेसिक नॉलेज रखना है। फिर प्रीलिम्स के PYQ देख लेना कैसे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बट ये है कि GS के लिए, मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन शून्य है। अपनाना चाहो तो अपना लेना, बहुत अच्छी बुक्स हैं। ट्रांसलेट करना पड़े ना यार, 2026 तक तुम्हारे पास 10 महीने हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट कर करके अगर इसके नोट्स बनाने हो छोटे छोटे, मैंने बनाए 25-25, 26-26 पेज में GS कंप्लीट किया है मैंने, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, हो गया अपना काम। सीधा क्वेश्चन आता है, वहाँ क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के सारे केसेस मैंने एक जगह एक मेरी उसमें बुक में लिख लिया, क्योंकि इसमें पूरा मेंस ओरिएंटेड वो मटेरियल है। तो आपको उसी वे में जैसे आपको आंसर करना है वैसे ही दे रखा है इन्होंने। तो GS4 के लिए देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये वाली क्या है कि जो शून्य IAS की बुक है वो स्टार्टिंग वालों के लिए थोड़ी टफ पड़ती है। टफ इन द सेंस कि क्योंकि एथिक्स सब्जेक्ट ही थोड़ा अलग आ जाता है। इसके लिए मैंने जो स्टार्ट किया था वो धर्मेंद्र सर का जो बुक्स है, पहले ये बुक आती थी 22-23 के आसपास, इनकी बुक नहीं थी, इनके नोट्स ही थे केवल, तो 29-30 रुपये के आसपास मिलते थे। मैंने उनकी साइट से ही खरीदे थे। खरीदने के बाद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा रहता ही, आप कभी एथिक्स पढ़ी ही नहीं आप लोगों ने। तो इनके वीडियो भी पढ़े, आई थिंक 20-20 मिनट के ऐसे वीडियो पढ़े हैं, वो मैंने 1-2 दिन में देख दिए सारे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हैं, आप नोट्स हाथ में लो, वो वीडियो देखते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। जब वो फंडा अच्छे से क्लियर हो जाए, इनकी बुक्स की खासियत यही है कि ये प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि एथिक्स को लोग आजकल पढ़ाते क्या हैं, टीचर्स कोचिंग वाले बहुत फिलोसॉफिकल वे में, फिलोसॉफी चलती नहीं है एग्जाम में, लिखना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि इस IAS ने ये किया, इस कंपैशन के लिए इस IPS ने ये किया, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा में ये इस IAS ने ये किया, या इस IPS ने ये किया, या इस आदमी ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, या इस सरपंच ने ये किया। तो ऐसे एग्जाम्पल लिखने होते हैं ना। अपने जो कोचिंग वगैरह में मैंने देखा है फिलोसॉफिकल ज़्यादा चलते हैं, कि वो सत्यनिष्ठा पर इतनी बात कह जाएंगे, भाई ये बता देना कि लिखना क्या है, इतना सा ही पूछ रहा हूँ मैं। वो इतने 1-2 घंटे बात करता है, 100 वीडियो बना देते हैं एथिक्स पे, तो उनका 2 दिन का ही कोर्स होगा, एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है, मेरे को तो काफ़ी हेल्प हुई। जब ये इससे कंप्लीट हो जाओ, या तो यही सफिशियंट रहती है, और भी एग्जाम्पल चाहिए तो शून्य IAS की मैं बता रहा हूँ GS4 वाली, उसमें खूब सारे, हर पॉइंट के नीचे एक IAS का एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें से उठा लो सारे एग्जाम्पल। हर वर्ड का, हर वर्ड के होता है ना कि एक मीनिंग होता है, हर वर्ड की एक परिभाषा होती है कि भाई सत्यनिष्ठा की क्या परिभाषा हो सके, उस परिभाषा को लिख के नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। तो उस तरीके से करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इट्स ऑल अबाउट GS ऑफ मेंस, मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, एसे के लिए देखो, टू बी ऑनेस्ट मैंने स्टार्टिंग की थी जब कुछ नहीं पढ़ा था, बस मैं ऐसे लिखता था। बट मेरे को धर्मेंद्र सर से जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने लिखा कि यार आपको थोड़ा क्या होगा, एक तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और ऐसे को बनाना होगा इंटरेस्टिंग। कोई GS टाइप का कोई ऐसे लिख के आए तो बहुत मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। आपको यार 10-10 पेज भी लिखे होगे तो सामने वाले के लिए 20 पेज पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि यार क्या लिख के गया है। तो थोड़ी उसमें क्या हो कि पढ़ के तबीयत हरी हो जाए, या ताज़ी हो जाए, या मज़ा आ जाए कि वाह यार मज़ा आ गया पढ़ के। तो वो वाली चीज़ आपको अगर समझनी है, तो मैंने क्या किया था, सर धर्मेंद्र सर से हेल्प ली। तो उन्होंने मुझे पहले 101 एक ऐसे की बुक आती है निशान जैन सर की, वो सजेस्ट की थी। ठीक है, वो बुक मुझे सजेस्ट की, वो काफ़ी हेल्पफुल रही। एक गंगा सिंह राजपुरोहित सर ने भी लिखी है, दोनों उनने मिलके ये बुक बनाई है। काफ़ी टॉपर्स जो हैं पुराने, उन सब ने अपने ऐसे लिखे हैं। तो उससे मैंने क्या किया कि जितने भी कोटेशन होती है, जितने भी कहानियाँ से इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, देखो इससे में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अच्छे से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब बंदे ने पढ़ा सामने वाले ने, और आपका पहला पेज ही ऐसा है कि आपको उनको पता लग गया कि यार मज़ा ही नहीं आया, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो उसको 10-15 कॉपियाँ चेक करनी है दिन में। 10-15 कॉपियाँ हो गई, मतलब 30 के आसपास ऐसे हो गए, तो यार उसको कहाँ टाइम है कि अपने वो रूखा सूखा सा वो ऐसे पढ़े। तो ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप
इसको रेफ़र कर सकते हो। और धर्मेंद्र जाकर सर खुद इसके लिए शायद वर्कशॉप भी चलाते हैं ऐसे के लिए, उसमें हेल्प लो, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की है ऐसे के लिए, ऐसे और एथिक्स में दोनों में बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो फॉर द एसे। और देखो एसे आएगा लिखने के बाद ही, आपको कोई टीचर कितना ही पढ़ा ले, एसे लिखने के बाद ही आता है। ठीक है, मैं अपनी कॉपी शेयर कर दूंगा सर के साथ भी टेलीग्राम चैनल पे, नीचे हम लिंक भी दे देंगे। इनके जो मैंने जिस तरीके से लिखा है ऐसे, वो आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से कोटेशंस लिखी हैं, किस तरह से कहानियाँ लिखी हैं, उसके बाद ऐसे को लिखा है। ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उस पर आप मुझे डीएम करना, मैं आपका आंसर के जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो भी हम नीचे अब पिन कर देंगे, जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है आपका। हमारा मोटिव है कि आप हमसे सीधे जुड़े और बातें करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो देखो ये हो गई अपनी जीएस के बारे में स्ट्रैटेजी पूरी, जीएस के बारे में स्ट्रैटेजी हो गई। अभी यही आती है दूसरा पॉइंट, यही कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे। मेंस में तो इज ऑल अबाउट नोट मेकिंग। तो मैंने ये बताया कि शून्य आईएएस बताया मैंने, देखो मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी रहती है। शून्य आईएएस बताया मैंने, अब शून्य आईएएस की क्या है, 4 बुक है, जीएस 1 2 3 4 की। तो मैं क्या करता था शून्य आईएएस में, जैसे टॉपिक वाइज दे रखा है उन्होंने, छोटा छोटा सिलेबस वाइज पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है। तो जैसे मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखी है उन्होंने, जीएस 3 का टॉपिक है, तो मैंने पीवाईक्यू देखे थोड़े थोड़े पीवाईक्यू। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आप पीवाईक्यू देखोगे तो आप उसके साथ फैमिलियर रहोगे। तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में एक चीज़ कॉमन देखी कि वो हमेशा क्या पूछता है, किसी डिजास्टर के बारे में पूछता है, और डिजास्टर पूछने के बाद वो पूछता है कि डिजास्टर आई, डिजास्टर क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, और क्या इसका कैसे उसके बचाव करोगे, उसके लिए एनडीए में गाइडलाइन बताओ। एक पैटर्न है। तो मैंने सिर्फ यही किया। देखो प्रीलिम्स के लिए मैं कोई नोट मेकिंग नहीं करता, सॉरी, प्रीलिम्स में शायद मैपिंग रह गई अपनी, एक मैपिंग का टॉपिक रह गया। मैपिंग देखो मैंने शून्य है इसका ही 149 रुपये में खरीदा था मैपिंग का। वैसे धर्मेंद्र सर भी इसकी मैपिंग करवाते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में जब मैं धर्मेंद्र सर से नहीं जुड़ा था तो मैपिंग के लिए शून्य आईएएस का ही एक नोट्स आते हैं, 149 के थे उस टाइम, तब आई थिंक अब 200 कर दिए होंगे, 300 कर दिए होंगे, बट ऑक्सफोर्ड वाले से बहुत अच्छे हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ कि मेरे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैपिंग से गलत होते हैं, कॉज ऑफ दीज शून्य आईएएस मैपिंग नोट्स। मैपिंग कुछ नहीं है, एक छोटी सी किताब देते हैं, पूरे वर्ल्ड का एक एक बता रखा है कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ही होता है ना कि रंग बिरंगे होते हैं, तो काफ़ी पढ़ने में मज़ा आता है। ऑक्सफोर्ड वाले को देख के भाई मुझे पर्सनली डर लगता है कि क्या पता है कि इतनी चीज़ें क्या कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी अच्छे से बता रखा है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। देखो प्रीलिम्स के लिए कोई नोट्स नहीं है, सॉरी फॉर दिस। आपको नोट्स बनाने हैं कहीं और से बना लेना, किसी और की स्ट्रैटेजी देख लेना, मुझे नहीं आते इसके नोट्स। अब आती है मेंस की बात। मेंस में देखो ये इसने कर रखा है। अब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मैंने नोट्स कैसे बनाए। मैंने देखा एक पैटर्न सेम सा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर के बारे में पूछता है, और डिजास्टर में ये पूछेगा कि डिजास्टर क्या है, कैसे आता है, क्या कारण है इसके, क्या प्रभाव है, और क्या एनडीए में गाइडलाइन है। सेम क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा है ना। तो मैंने क्या किया कि इंट्रो ऐसे बना लिया कि हर डिजास्टर का मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा। मैं मेरे नोट्स की एक मैं नीचे सर को बता भी दूंगा कि किस तरीके से है, तो आप उससे थोड़ी हेल्प भी ले सकते हो। मैंने इंट्रो में ये लिख दिया कि भाई हर डिजास्टर के लिए मैं कोई ना कोई डेटा लिखूंगा। तो मैंने मेरे नोट्स में ऐसा लिख लिया कि इंट्रो के लिए डेटा, तो जैसे हर डिजास्टर उसके बारे में मैंने सिर्फ डेटा लिखा कि भाई जैसे क्या होता है, चक्रवात है तो लगभग 12% है, जितना भी एरिया होता है, अब एग्जैक्टली मुझे अब भूल गया मैं, जितना भी एरिया इतना परसेंट है, और अर्थक्वेक जो है भूकंप उसके लिए 58% एरिया है। ऐसे कर लिया मैंने सब कि इतना ही लिखना, इतना ही लिखा मैंने, पूरी जानकारी नहीं लिखी कि 10-15 पेज 20 पेज 100 पेज बना दिए, बस इतनी सी जानकारी लिखी कि इंट्रो में इतना लिख दूंगा। तो दिमाग में रहता है कि भाई इंट्रो मुझे इसी किसी डेटा से स्टार्ट करना है। फिर आता है बॉडी पार्ट, क्योंकि देखो मेरे नोट्स कैसे बन रहे हैं देख रहे हो ना आप लोग, इंट्रो फिर बॉडी आ रही है। तो बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, बॉडी में कि मेरे को पता है कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके क्या प्रभाव कारण है, कारण के बाद कोई प्रभाव आता है, और प्रभाव के बाद क्या आता है कि आपको उसको निपटने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए एनडीए में गाइडलाइन होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। सेम पैटर्न मैंने अपनाया कि भाई बॉडी में कारण है, तो कारण को मैंने जैसे बांट लिया कि मानवीय कारण होते हैं और एक होते हैं भौगोलिक या भौतिक या
जो भी मान लो आप, ठीक है, भौगोलिक या, ठीक है। तो दो कारण बांट लिए मैंने हर डिजास्टर के लिए। हमेशा ये तो मानवीय होगा या दोनों, मानवीय और क्या बोलते हैं भौगोलिक, दोनों कारण होते हैं। दोनों के बारे में लिख लिया कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो मैं ऐसे बना के सीधा सा लिख दूंगा। फिर अगला क्या आता है, कारण हो गए। अगला आता है प्रभाव। ये बॉडी का ही पार्ट चल रहा है। प्रभाव में किस किस पे प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में कि मैंने पॉइंट बांट लिए, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, मानव पे प्रभाव पड़ेगा, फिर किस पे प्रभाव पड़ सकता है, समाज पे प्रभाव पड़ सकता है, और किस पे, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये मेरी नोट मेकिंग का तरीका था। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे अगर नोट्स में ऐसा मैंने बार बार देखा है तो मैं इसी पैटर्न में बार बार लिखूंगा, और इस पैटर्न में लिखोगे तो आपके पास इतने पॉइंट हो जाएंगे कि पेज कम पड़ जाएगा, और सामने वाले को भी लगेगा यार इसको पर्यावरण का भी सोच पा रहा है, या मानव का भी सोच पा रहा है, समाज का भी सोच पा रहा है, और अर्थव्यवस्था का भी। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गए ना, जो सब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, ये सारे इसमें शून्य आय की बुक में दे रखे हैं। वहीं से ऐसी नोट मेकिंग मैंने की है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। प्रभाव के बाद आता है अपना, प्रभाव के बाद अपना आता है कि एनडीएमए की गाइडलाइन क्या है, या आप बचाव के लिए क्या करोगे। यूपीएससी लगभग यही पूछता है कि एनडीएमए ने क्या गाइडलाइन दी है। तो भाई मेरे को यहाँ थोड़ा स्कोप दिख रहा था, तो मैंने क्या किया कि ऐसे चित्र बना लेता था कि पूर्व यानी प्री, दौरान यानी ड्यूरिंग, एंड पोस्ट यानी पश्चात, कि डिजास्टर के पहले मैं क्या क्या करूंगा। तो ऐसे 2-3 पॉइंट लिख लेता था कि भाई फ्लड की, एक फ्लड के लिए मैपिंग होनी चाहिए, एरिया के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और इस एरिया की रेगुलर क्या होती है, जांच होनी चाहिए, वही वर्ड सारे। दौरान में क्या होता है कि हो सकता है कि भाई पुनर्वास करो, उनको हेल्थ मेडिकल जो है एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाओ, उनको क्या बोलते हैं खाना वाना जो भी है, इनकी जो कि खाद्य पदार्थ हैं वो प्रोवाइड कराओ। दौरान तो ये होता है कोई डिजास्टर आते हैं तो उनको यही तो प्रोवाइड, तो जनरल चीज़ें सोच पा रहे हैं। और पश्चात के बाद वही है R&D करो, कैसे आए इसको आगे कैसे रोकेंगे, वही सारी चीज़ें। तो देखो मैंने एक मैप भी बना दिया, मैप क्या है, चित्र सा बना दिया। और इधर मैं सबसे लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में इंट्रो के डेटा के बाद में ऐसे कर लेता था कि मैं मैप बनाऊंगा। मैप इन द सेंस कि डिजास्टर पे, कोई भी डिजास्टर आए उसके ऊपर कहीं ना कहीं, डिजास्टर देश में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एरियाज में तो आती ही है। जैसे चक्रवात की हम बात करते हैं तो ज़्यादा कहाँ आता है भाई, ईस्टर्न घाट पे ज़्यादा आता है, तो उसके चित्र बना दूंगा ना कि यहाँ ज़्यादा आता है। भूकंप का बोलूँगा तो मैं ऊपर बोलूँगा कि देखो हिमालयन क्षेत्र में ज़्यादा आ रहा है, और अंडमान के आसपास ज़्यादा आ रहा है, गुजरात वाला अम्बाला वाला जो फॉल्ट है उस पर ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बना लिए। ये सारे शून्य आय इसमें दे रखे हैं। इस मेथड से आप अगर मैप अपनी नोट मेकिंग करोगे तो मुझे लगता है कि ऐसा ही आप वहाँ चिपका के आओगे मेंस में। और इस तरीके से अगर आपने चिपकाया कि इसमें मैप भी आ गया, इसमें ऐसा देखो जो हम बना सकते हैं फ्लो चार्ट टाइप का, वो भी आ गया, हमने डायमेंशन भी निकाल दिए कि कारण के भी क्या होते हैं, मानवीय कारण भी होते हैं, भौतिक या भौगोलिक कारण भी होते हैं, प्रभाव भी पर्यावरण पे पड़ता है भाई, समाज पे प्रभाव पड़ता है, मानव पे प्रभाव पड़ता है, और अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है। तो देखो डायमेंशन कभी खुल रहे हैं ना, तो ये होती है नोट मेकिंग करने के तरीका। ओनली फॉर द मेंस बोल रहा हूँ, ये सारे मैंने शून्य आय से बनाए, ठीक है। बाद में आपको कुछ और करना हो, कुछ ऐड ऑन करना हो, आप कहीं और दूसरी जगह से कर सकते हो, बट स्टार्टिंग जो बेसिक है ना नोट मेकिंग की, आप इससे कर सकते हो, सारी हो जाती हैं आपकी। और ट्राई टू बी मेक योर नोट्स वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट। जितने लंबे करोगे नोट्स वही होते हैं जो छोटे हों। ऐसे नहीं कि दूसरी किताब 200 पेज की किताब थी चलो 100 पेज की बना ली, 100 पेज के मैं तो कोई नोट्स ही नहीं मानता। मेरे GS2 के नोट्स हैं आई थिंक 39 पेजेस के GS2, जिसमें पॉलिटी भी है, गवर्नेंस भी है, आपकी सोशल जस्टिस भी है, IR भी है। तो छोटे नोट्स बनाने, तो छोटे नोट्स तभी बनते हैं कि मैंने चक्रवात के बारे में बस डेटा लिखा है कि आएगा तो मैं यही क्या डेटा के साथ शुरुआत करूंगा। इस तरीके से अपनी माइंड मेकिंग आपको कर लेनी है। ऐसे पॉलिटी में होता है, पॉलिटी में सिलेबस वाइज सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसे इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट नोट मेकिंग वाला, ठीक है। बुक्स एंड रिसोर्सेज मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक सवाल जनरली सबका ही रहता है कि यार आंसर राइटिंग कब करें, कैसे स्टार्ट करें। भाई मैंने स्टार्ट की नहीं थी, जो मेरा स्टार्टिंग फेज था, लोग पहले दिन से ही यही सोचते हैं कि आज से हम ऐसा आंसर लिखेंगे कि दुनिया देखेगी, बट उसको कोई नहीं देखता क्योंकि वो देखने लायक ही नहीं होता, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का जो सीन है कि आपके पास 16 महीने हैं, तो आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से आपको सब कुछ पढ़ लेने अच्छे से करने के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ आंसर लिख सकते हो, कुछ के आंसर देख सकते हो आप टॉपर्स के कि कैसे लिखते हैं, बट
आप यार उस प्रोसेस में हो। यूपीएससी का आंसर ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट से लिखा जाता है। आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो मैंने बोला भौगोलिक कारण भी है, तो भौगोलिक में क्या आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव नहीं लिखोगे ना, जो ज्योग्राफी का कुछ, या चक्रवात आता है तो चक्रवात के लिए कारण क्या होते हैं, भौगोलिक में ही तो लिखा जाएगा कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा समुद्र स्तर का टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, सारा ज्योग्राफी का है ना। तो देखो GS 3 में ज्योग्राफी लिख रहे हो आप, मतलब GS 1 वाला आंसर, GS 1 का मटीरियल लिख रहे हो। फिर मैंने बोला कि प्रभाव में अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, तो ये GS 3 का मटीरियल है, वो भी इकोनॉमिक्स का मटेरियल लिख रहे हो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से मेरा यही कहना है कि यूपीएससी का आंसर हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है। तो मल्टी डायमेंशनल लिखने के लिए आपको मल्टी डायमेंशन पहले पढ़ भी लेना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ भी लेने चाहिए, तभी तो आपके इतने सारे डायमेंशन दिमाग में आएंगे। मैं मेरी कॉपी भी शेयर कर दूंगा कि मैंने किस तरह की आंसर राइटिंग की थी। मैंने भी इन्हीं तरीकों को यूज़ किया है, जैसी भी है, बट ट्राई किया कि जितना मैंने जो बनाई है उसी पे मैं रहूँ, मेरे नोट मेकिंग है। जो मेरी कॉपी दिखेगी आपको वैसा ही मेरे नोट्स दिखेंगे, ठीक है। वहीं वहाँ कोई अलग अलग से चीज़ दिमाग में नहीं आती है। हम हिंदी मीडियम वालों के पास तो वैसे टाइम कम होता है, तो बस वही आता है कि जैसे तैसे उस पेपर को कंप्लीट कर दें। तो नोट मेकिंग में क्या होता है कि जैसा नोट्स में आता है तो वही चीज़ याद आती है, वैसी किसी चीज़ें हम वहाँ उतार देते हैं। मैप याद आएगा क्योंकि नोट्स में मैंने बना रखा, तो वहाँ मैप बना के आऊँगा, ऐसा ही सीन है। तो मेरा तो यही कहना है कि सब कुछ पढ़ने के बाद, चाहे फिर आप 5 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, 10 महीने में पढ़ो, उसके बाद ही थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मेंस की मेन आंसर राइटिंग जो होती है ना, वो प्रीलिम्स करने के बाद होती है। प्री और मेंस के बीच वाला जो गैप होता है ना, 2.5-3 महीने का, इसमें भाई जी जान लगा दो, ठीक है। आपको दिन में 2 पेपर देने, 3 पेपर देने, 1 देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितनी जी जान लगाओगे ना, कोई मैटर नहीं करता कि पहले आंसर राइटिंग की थी कि नहीं की थी। अगर आप में दम है इतने, इस टाइम के पीरियड के अंदर आंसर राइटिंग कर ली अच्छे से हाथ को पका लिया ना, हाथ को घिस लिया, कोई नहीं रोक सकता मेंस में। मेंस इज ऑल अबाउट योर आंसर राइटिंग स्किल। जितना पेन घिसोगे उतने हैं आपके चांसेस है मेंस को पास करने के। पेपर यही होता है कि भाई पेपर कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आपके मार्क्स 400 प्लस हो जाएंगे, नहीं किया आपके 250 ही रह जाएंगे, नहीं आएगा नंबर। तो वो चीज़ है। तो बीच वाले टाइम पे मुझे लगता है ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला पहले थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। मैंने भी यही किया, पहले थोड़ी बहुत आंसर लिखे होंगे, मेरे को तो याद भी नहीं कभी लिखे थे। तो बीच वाला टाइम था, उसके बीच में मैंने बहुत आंसर लिखे हैं, 2-2 पेपर भी लिखे हैं, दिन के नहीं बट जब भी टाइम मिलता है 2-2 पेपर भी लिखे हैं। दिन में जैसे दृष्टि IAS अस्मिता प्रोग्राम चला था, उसमें बैठे रहते तो दिन में भी लिखते थे, क्योंकि दिन में वो 10 क्वेश्चन करवाता था, 15 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने ही होते थे, तो खूब लिखवाते हैं। टाइम आप खुद पक जाओगे इस बीच वाले में आंसर राइटिंग करते करते। तो आई डोंट थिंक कि पहले आंसर राइटिंग इतनी सीरियसली करनी चाहिए। टॉपर्स कॉपी देखते रहो, खूब सारे टॉपर्स हैं, सबकी कॉपी देखते रहो, और इंग्लिश मीडियम वालों की भी कॉपी देखा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के पास जो स्किल्स है ना लिखने का, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने तो हमेशा उसी से किया है कि हिंदी मीडियम वालों की प्रॉब्लम क्या है कि आंसर राइटिंग में पैराग्राफ में अभी भी लिखते हैं, पैराग्राफ में बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। तो ट्राई करो कि पॉइंट फॉर्म में लिखो। आप मेरी आंसर राइटिंग देखोगे हर चीज़ पॉइंट फॉर्म में दिखेगी, पैराग्राफ एक भी नहीं दिखेगा। वो मैंने सीखा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कि वो कैसे पॉइंट्स फॉर्म में लिखते हैं, तभी उनके मार्क्स यार 450 तक आ जाते हैं GS में, ठीक है। तो वो काम आपको करना है। मैंने बता दिया आंसर राइटिंग कब करनी है और कैसे करनी है, कब मेन टाइम में लिखने का। अब एक ऑप्शनल की आ जाती है, आई थिंक यही बात कर लेते हैं ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल की मैंने की नहीं कि यार आई थिंक ऑप्शनल नीचे आएगा भी। हाँ, ये हाउ टू डिसाइड ऑप्शनल सब्जेक्ट। यार अपने हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम यही है कि ऑप्शनल को कैसे डिसाइड करें। देखो यार, मेरे जो 12th की है मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है। फिर मैंने बीए किया, मेरे बीए में सब्जेक्ट रहे इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। और मैंने यूपीएससी में जो ऑप्शन लिया वो हिंदी लिटरेचर लिया। तो क्यों लिया होगा मैंने हिंदी लिटरेचर? देखो, आपका ऑप्शन शुड बी डिसाइड ऑन मार्क्स, कि भाई मार्क्स कहाँ ज़्यादा आते हैं, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो ले लो भाई हिंदी में। क्योंकि देखो, हमें पढ़ के कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है, हमें यूपीएससी पास करना है। ऑप्शन चाहे आप हिस्ट्री ले लो चाहे हिंदी ले लो, पढ़ना दोनों में पड़ेगा। चाहे PSIR ले लो, सब में पढ़ना पड़ता है।
वो तो इंटरेस्ट वाली तो बात होती है, कहना होता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, ये क्या पढ़ना सब में पड़ता है और सब में डीपली पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखा क्या है कि मेरा एक फ्रेंड था, मैंने हिस्ट्री उसका ऑप्शनल था, उस बंदे के 2022 वाले अटेम्प्ट में लगभग 266 मार्क्स थे। मैं नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरे। 266 मार्क्स हिस्ट्री में, और उसका इंटरव्यू कॉल हुआ था और इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन बंदा फिर पोटेंशियल था, उसने 2023 में पेपर दिया, 2023 में प्रीलिम्स निकला, तो मेंस दिया, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने और भी मेहनत की थी अपने ऑप्शनल पे कि यार ऑप्शनल 266 से मुझे आगे बढ़ाना है। उस बंदे ने पेपर दिया, उसका मेंस ही नहीं हुआ, जबकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं कॉन्फिडेंट था उसके बारे में कि होगा। उसके जब लास्ट में जब अपनी मार्कशीट आती है तो उसके नंबर थे 196, 196 इन हिस्ट्री, दोनों को मिला के, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो इतना फ्लक्चुएशन कैसे आया कि जो बंदा 266 पे था वो 196 पे आ गया एकदम से, मतलब इतना 66 और 70 नंबर का डिफरेंस आ गया। बंदे ने बहुत मेहनत की थी मेरे सामने, मैं मतलब मैंने आंखों देखा है उसको मेहनत करते हुए बहुत ज़्यादा। उसने काफ़ी पेपर भी लगाए थे, मणिकांत सर और कई सर के बाद वो पेपर लिखने भी जाता था, बट फिर भी उस बंदे का 70 नंबर का घाटा हुआ एकदम से। हिस्ट्री ऑप्शनल था और वो बंदा मेंस भी पास नहीं कर पाया। तो यार इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ हिंदी में यही प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री पॉलिटी हम ले तो लेते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन इतना है ना कि भाई बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो अपने इंटरेस्ट को और इनको मैंने तो साइड में रख दिया था, मैंने मेरे इंटरेस्ट को साइड में रखा। मैं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हिस्ट्री भी ले लेता, मेरे पास ऑप्शन था मैं पॉलिटी भी ले लेता, इंग्लिश लिटरेचर का भी था, बट मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था तो शायद ही ऐसा कुछ लूँ, ठीक है। तो हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटी के पास तो मेरा भी पास भी ऑप्शन था ना ये कि मैं ले लेता, बट मैंने हिंदी लिटरेचर चूज किया। बस इसका एक, कोई भी मेरे को पूछता है क्या रीजन है क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है, बस मेरे को मार्क्स लाने थे, एवरेज एवरेज मार्क्स लाके मेरे को क्या करना था, पास करना था एग्जाम, बस इतना सा ही रीज़न है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं भाई, मुझे नहीं है इंटरेस्ट हिंदी पढ़ने में और चीज़ें हिस्ट्री पढ़ने में। बस मेरे को ये था कि भाई जो सब्जेक्ट मेरे को मार्क्स दिलाएगा वो मैं जी जान से पढ़ूंगा और उसमें अच्छे से मार्क्स ले आऊँगा, ठीक है। तो मेरा इसको चूज करने का, डिसाइड करने का, हिंदी लिटरेचर को करने का यही था कि मुझे मार्क्स लाने हैं। अभी भी एवरेज मार्क्स हिंदी में अच्छे आ रहे हैं कंपेरेटिवली। आप हिस्ट्री ले लो, PSIR ले लो, चाहे अदर ऑप्शनल ज्योग्राफी ले लो, चाहे आप फिलोसॉफी भी कई लेते हैं हिंदी में, सबको कंपेयर कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से उसको बेसिस बना के आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। अब जिन्होंने हिस्ट्री ले लिया उनके लिए कोई वैसा नहीं है कि भाई हमने तो गलती कर दी, बट ट्राई टू बी कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहना उन चीज़ों में। कोई गलत बात नहीं है, कोई किसी को बिल्कुल हिंदी नहीं आती कि भाई मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जाएगी, वो हिस्ट्री ले लो, बट थोड़ा रेशियो कम रहता है। अगर मेहनत करोगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा और उसमें इनोवेशन करोगे तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं, PSIR में भी आते हैं। बनते सबसे हैं, बात आती है एवरेज वाली कि हमें एवरेज किस में ज़्यादा हो रहा है। तो एवरेज आई थिंक हिंदी में अभी भी रह रहा है, एवरेज मेरे भी आए, 252 मार्क्स रहे, और हिंदी ने मुझे एक अच्छी पोस्ट दे दी और अच्छी सर्विस दे दी, ठीक है। तो ये बात थी ऑप्शन को डिसाइड करने की, ठीक है। ऑप्शनल के लिए आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हैं, जैसे मैंने दृष्टि में IAS की जो नोट्स हैं और जो बुक्स हैं, और सर विकास द्विवेदी सर की वीडियोस पढ़ी है, वो आप देख सकते हो, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। और ऑप्शनल का मुझे पता नहीं कि कौन क्या पढ़ाता है, बट आप इस वे में आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। एक स्लाइड थी करंट अफेयर्स की। भाइयों मैंने बता दिया आपको पहले ही, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, मैं मंथली मैगजीन भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ PT या मेंस 365 पढ़ लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो, इन्हीं को तो मिला के ये बना रहे हैं। अब मानो कि आपने 10 महीने पहले कोई न्यूज़ पढ़ी थी, वो 10 महीने बाद याद रहेगी कि आपको, लेकिन आपने अपना 1-1.5 घंटा दिया था उस न्यूज़ पे, ये याद कर रखना, ठीक है। तो वही काम ये मेंस 365 वाला या PT 365 वाला काम कर रहा है मेरे लिए, तो मैं भाई अपना टाइम उसमें क्यों वेस्ट करूं। बट ऐसा नहीं था कि मैं अपडेट नहीं था चीज़ों के साथ, देखता रहता, कहीं ना कहीं मोटी मोटी चीज़, वो बड़ी खबरें होती हैं, UPSC बड़ी बड़ी खबरों पर फोकस करता है, तो वह वो कहीं ना कहीं पता लग ही जाती है, आप उन पर काम कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स का यही है, ज़्यादा दिल से लगाना नहीं है, उतना ही भाव देना जितना ये डिजर्व करते हैं। लोगों ने हवा बना रखा है, कोचिंग वाले ने हवा बना रखा है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है। बट मैंने 3 बार किया है, 22 में दिया था,
जब मैं थर्ड ईयर में ही था, मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी प्रीलिम्स पास हुआ था। 23 में दिया तब भी पास हुआ हूँ, और 24 में मैंने वापस दिया, 20 दिन पढ़ के। इस बार तो मैंने PT 365 भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास नहीं था इतना टाइम, मैं जश्न में ही था, पास हो गया था, पास हो गया था। तो इतना ही था, तब भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इस बार प्रीलिम्स में अब तक के। हाईएस्ट मार्क्स इन द सेंस कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स ही, मैंने 22 में दिया, 23 में दिया, तो 24 में सब ज़्यादा आए मेरे। ठीक है, तो इतना भाव दे सकते हो, मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स को इतना ही भाव दो। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर्स का। मैंने कभी नहीं देखे ये जो डेली डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है ना, भाई मेरे से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो लिखना होगा वो स्टैटिक के बेसिस पे लिख ही देते हैं आदमी। प्रीलिम्स में इतना आ ही जाता है यार, लाखों खबरें होती हैं। आप दृष्टि वाली, विजन वाली और एक किसी और इंस्टीट्यूट की, तीनों की मैगजीन उठा के देखना, मंथली मैगजीन, तीनों में अलग अलग न्यूज़ मिलेगी आपको। जब करंट अफेयर्स का कोई और छोर ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूंगा। अब मान लो यूपीएससी वाला किसी और रिसोर्स से बना गया, तो हमारी मंथली मैगजीन तो खराब हो गई ना। तो हमने क्यों वेस्ट किए थे 150 पेज पढ़ने का वो टाइम, उस पर अपना पैसा भी खर्च हुआ और अपना टाइम भी खर्च हुआ। तो वेटेज इतना ही दो यूपीएससी में। और मुझे बता भी देना कोई कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आजकल यूपीएससी पूछ रहा है क्या करंट अफेयर्स में डायरेक्ट। उसका देखो लिंक हो सकता है, लिंक आ सकता है, बट वो लिंक स्टैटिक को कवर करके ही आता है। तो 10 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में बता देना, तो डायरेक्ट एकदम हो कि भाई ये तो करंट न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी ऑलवेज नो कि रिलाई ऑन द स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट को मजबूत करो, PYQ करो, आपका हर बार प्रीलिम्स निकलेगा। और मेंस के लिए मैंने बता दिया नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स हो गया। हाउ टू डिसाइड अपना ऑप्शन सब्जेक्ट हो गया। देखो पर्सनल डेवलपमेंट वाला आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसे करें, मैंने पहले भी बताया कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी डर 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 के ही रहते हैं, ऐसे थोड़ा गुमसुम से, थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं मुझे। मैं थोड़ा डिफेंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो हमेशा से वही रहा है थोड़ा कि कॉन्फिडेंट रहा हूँ। बट मैंने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से गेन किया था, मेरे यार स्कूल में मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, थोड़ा मैं क्या बोलते हैं क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता था, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेता, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता था हमेशा से। पब्लिक स्पीकिंग से इतना डर लगा नहीं। अब आप बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा होता नहीं है, जनरली कोई स्कूलों में इतना होता नहीं है। हमारी वाली थोड़ी एक्सेप्शनल थी और वो थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करती थी, तो हम हमारा डेवलपमेंट कर चुके थे इतना तो कि हम बोल पाए। अब आप इस समय क्या कर सकते हो, जितना जब जिस एरिया में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, आप ट्राई करो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग को। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप ट्राई करो, जब आप लोग किसी भी अपने ग्रुप में बोल रहे हो, किसी फ्रेंड से बोल रहे हो, थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलो। बढ़ चढ़ के बोलना है कि फैलना भी नहीं है, बट इतना बोलना है कि कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। हमेशा आई कांटेक्ट रखना है। जब तक आई कांटेक्ट रख के बोलोगे नहीं, आप में कभी कॉन्फिडेंट नहीं आ सकता। भाई मेरे पास ऐसे कई फ्रेंड हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को तो ऐसे आराम से निकालते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और इंटरव्यू की वजह से वो बंदे 2-2 साल हो गए उनको, वो क्या है अभी सर्विस प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो इंटरव्यू इज अ गेम चेंजर भाई। आपको 120 दे के वो निकाल भी देगा, और आपको 160 या 200 नंबर अगर जरूरत पड़ी उसको मेंस के लिए, भाई इसके मेंस में कम पड़ रहे हैं, तो आपको वो 210 दे के आपको अंदर भी ले लेगा, अगर आप में एबिलिटी है ना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेंस के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यही है, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी के साथ, कि थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग बात करो। पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बोलने की कोशिश करो। कोई ऐसा मुद्दा है, चाय पे चर्चाएं होती हैं, तो चाय पे अगर कोई पीने के साथ गए हो तो दोस्त के साथ थोड़ा आई कांटेक्ट बनाओ। आई कांटेक्ट जिस दिन बनने लग गया ना आप लोगों का, और उस समय बोलने लग गए थोड़ा फ्लुएंटली, आराम से सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश की कहीं नहीं ज़रूरत आती है, केवल एक पेपर होता है, वो भी कंपलसरी होता है, 300 में से 75 मार्क्स लाने हैं, आराम से आ जाते हैं। तो इंग्लिश का इतना हवा बनाना मत कि भाई इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश ही में आती है वही बोल पाता है। आराम से हिंदी में बोलो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोलो, बट कॉन्फिडेंट रहो यार। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल्फ डाउट आएंगे खुद पे कि मैं यूपीएससी में पास होऊंगा भी नहीं होऊंगा, प्लान बी बना लेता हूँ, वो सारे ख्याल आएंगे। 2 या 3 अटैम्प्ट पूरा जी जान लगा के दो, उसके बाद देखने 2 या 3 अटैम्प्ट में जो स्ट्रैटेजी के साथ सही करता ना, मुझे नहीं लगता उसका रुकता है। और ये एक मैं जनरल चीज़ बताता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस वही पास करें जो बार बार वही पास कर रहे हैं जिसने 1-2 बार कर लिया है। तरीके होते हैं पास करने के, अगर जिसको तरीका मालूम हो गया ना, उसको 10 बार एग्जाम दिलाओगे 10 बार भी पास करेगा।
ठीक है। तो मैं यार 3 बार मैंने प्रीलिम्स दिया है, कभी नहीं रुका। तो हमें वो तरीके मालूम है, क्यों क्या किया भाई, स्टैटिक वो पढ़ा है, पीवाईक्यू के हमें पता लग गया कि पीवाईक्यू करने के बाद कि यार इस क्वेश्चन का आंसर शायद यहाँ ट्रैप है, ये ऑप्शन लगाऊंगा, वो ऑप्शन सही निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है काम। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया कॉन्फिडेंट प्लस आई कॉन्टैक्ट, ये 2 चीज़ करते जाओ आराम से, धीरे धीरे वो हॉबीज़ भी बन जाती हैं। हॉबीज़ वो बीच वाला गैप होता है ना, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, वो सब तैयार हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम माई साइड। ओके, अदर सजेशन में यार मैं लगभग सजेशन बता ही चुका हूँ। सजेशन मेरी यही रहेगी, सुनो सबकी, करो खुद की, लेकिन खुद की इतनी भी नहीं करनी है कि अपनी स्ट्रैटेजी खराब कर लो। ठीक है, तो बात ये आती है कि सबको मिला के जितने भी आपने टॉपर सुने हैं, इतने देखो टॉपर सुनने भी नहीं है, हर कोई अपनी बताता है, उनकी भी स्ट्रैटेजी सही है, मेरी भी स्ट्रैटेजी सही है, बट अपने अकॉर्डिंग क्या एकदम बेस्ट रहेगी उसको अपना लो। स्टडी हार्स कोई एकदम ऐसे सजे पूछते हैं मेरे से कितने घंटे पढ़ते थे, भाई मैंने कभी काउंट नहीं किए। कभी 8 घंटे भी जाते थे, कभी 10 घंटे भी जाते हैं, कभी 12 भी हो जाते, या 8 क्या कभी 4 घंटे भी नहीं होते थे। तो वो है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना है कि मिनिमम अपन को पढ़ना ही है ना। ट्राई की अगर 10-12 घंटे, देखो 2 साल लगाने हैं लाइफ के, 2 या 3 साल, अगर 3 साल अच्छे से लगा दिए, भाई मैंने 2-2.5 साल लगाए हैं लाइफ के यूपीएससी में, मेरे को उसका फल मिल चुका है, और मेरे को तो सेटिस्फेक्शन है कि जो मिला है काफ़ी अच्छा मिला है। आई विल एन्जॉय, आई विल डू माई ड्यूटी एंड सर्व माई नेशन। ओके, सो यही सजेशन रहेगी कि अपने अकॉर्डिंग बनाओ प्लान और उस पर काम करो, स्टिक रहो उस पर, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट मतलब होता है निरंतर, यानी आज पढ़ लिया, कल 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ लिया, भाई नहीं पढ़ने, नहीं होने वाला काम। 10, 15, 20, 30, 40, 50 इतने लाख लोग लग रहे हैं आपके साथ, तो वही ये देख लो, आप अगर आपको उनको जीतना है तो आपको कुछ ना एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से करो, और मेहनत भी स्ट्रैटेजी के साथ करनी है, गधे वाली मेहनत करनी नहीं है। ठीक है, तो वही मेरी वेल विशेष आप सबके साथ हैं, और धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं ही। मैं भी सर के साथ जुड़ा रहूँगा लगातार, जैसे भी आपको कोई डाउट आते हैं, जो भी आते हैं आप पूछ सकते हैं। आपको अगर पर्सनली पूछना हो तो मेरा इंस्टा आईडी है, देखो पर्सनल मैं नंबर तो दे नहीं सकता क्योंकि पब्लिक कर ही नहीं सकते, इंस्टा आईडी है वो पब्लिक है, आप अपना क्वेश्चन डालें, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। बस ऐसी उधर होगी, पर्सनल चीज़ें मत पूछो। ठीक है, कई आते हैं मेरे पास जो पर्सनल मैसेज होते हैं, आई डोंट आंसर देम। आपको पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है, आराम से पूछो, आई विल बी देयर फॉर यू। मैंने जो फेस किया है कि भाई मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, आप लोगों को हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, धर्मेंद्र सर हैं, उनसे जुड़े हुए आप जितना हो सके मेहनत करिए, वो मेहनत से सब कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।